नमस्कार साथियों, आज हम साइंस के चैप्टर गुरुत्वाकर्षण की चर्चा करेंगे और इस चैप्टर के थ्योरी पोर्शन की चर्चा करेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं उसकी हम चर्चा करेंगे। अब देखिए, गुरुत्वाकर्षण चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, पहला टॉपिक आपका हम लोग पढ़ेंगे, इस चैप्टर से रिलेटेड टॉपिक है न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये क्या कहता है कि ब्रह्मांड में अर्थ पर जितने भी बॉडी हैं, जैसे मान लीजिए ये बॉडी इसका मास m1 है, ये बॉडी इसका मास m2 है, ये एक दूसरे से r डिस्टेंस पर रखा गया है, तो इस दोनों बॉडी पर जो अट्रैक्शन जो बल होगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, वो बल जो होता है दोनों के मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और उसके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली होता है। जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं, कांस्टेंट एक g देते हैं, g m1 m2 बाय क्या होता है r स्क्वायर, ये होता है। ये आपका हो गया गुरुत्वाकर्षण बल, हो गया दो पिंड के बीच लगने वाले। और यहाँ जो ये जी कांस्टेंट है, जी को कहते हैं हम लोग सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक। ये हो गया सार्वत्रिक नियतांक, जिसको कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। याद रखिएगा, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और इसका वैल्यू फिक्स होता है, कितना होता है जी का वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये इसका यूनिट हुआ। यूनिट भी बहुत सारे एग्जाम में पूछ देता है, अगर आपको यूनिट याद नहीं आता है तो आप निकाल सकते हैं। देखिए, ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला से आराम से यूनिट निकल जाएगा। जी m1 m2 बाय क्या है आर स्क्वायर। यहाँ से जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए एफ इंटू आर स्क्वायर बाय हो गया m1 m2। अब देखिए यूनिट हो जाएगा f का न्यूटन, r डिस्टेंस है इसका मीटर स्क्वायर, और ये मास है तो इसका केजी स्क्वायर ऊपर जाएगा। तो क्या हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर kg-2। ये इसका क्या हो गया। देखिए, गुरुत्वाकर्षण नियतांक जो है वो उसका हम मात्रक पर है। अब उसका बीमा क्या होगा, देखिए मात्रक और बीमा ये एग्जाम में पूछा ही जाता है जितने भी भौतिक राशि है। तो जैसे मात्रक तो हम निकाल दिए थे, यदि बीमा पूछा जाए तो f इक्वल टू क्या जानते हैं हम लोग, g m1 m2 बाय क्या होता है r स्क्वायर। तो g इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका f इंटू आर स्क्वायर बाय क्या हो गया m1 m2। अब देखिए, इसका बीमा f है फोर्स का बीमा होता है m_t-2। ये हो गया बीमा। r हो डिस्टेंस का बीमा होता है l स्क्वायर, और ये मास का बीमा m क्या हो जाएगा m स्क्वायर। अब देखिए, ये m से m एक माइनस होगा, पावर डिवीजन में 1 - 2 क्या हो गया -1 m-1, और ये l क्यू हो जाएगा, और ये हो जाएगा t-2। आपका ये इसका क्या हो गया, बीमा। अब देखिए, एक क्वेश्चन है, वो जो फॉर्मूला हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल पढ़े थे उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दो अलग अलग वस्तु के द्रव्यमान दोगुनी कर दी जाए, उनके बीच की दूरी आधी कर दी जाए, तो उनके बीच लगने वाले बल कितनी गुनी हो जाएगी या कितना बढ़ जाएगी। देखिए, हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, F g m1 m2 बाय क्या होता है आर स्क्वायर। अब देखिए, नया जो बल इसका होगा F जी, तो आपका क्या है सार्वत्रिक नियतांक है, ये सभी जगह इसका वैल्यू फिक्स होता है। और कितना वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻11 जी तो फिक्स है। आपका द्रव्यमान दोगुनी कर दी जाए। देखिए, ये m1 था, ये हो गया 2m1, और ये m2 है, ये क्या हो गया 2m2। और डिस्टेंस को करना, दूरी को आधी कर दी जाए, तो पहले r था, हो गया r/2 का स्क्वायर। अब देखिए, यहाँ से क्या आ जाएगा f' इक्वल टू g, ये हो गया 2 × 4 4 m1 m2, और नीचे क्या हो गया r स्क्वायर बाय 2 × 4, ये 4 ऊपर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, देखिए f' इक्वल टू आपका आ जाएगा 4, और ये g m1 m2, और ये जो r स्क्वायर बाय 4 था, ये 4 ऊपर चल जाएगा, तो 4 × 4 कितना हो गया 16 g m1 m2 बाय क्या हो गया r स्क्वायर। ये देखिए, पहले का फोर्स है, ये था, तो पहले वाले फोर्स का कितना टाइम्स हो गया 16 गुना। यदि दोनों पिंड का द्रव्यमान दोगुनी और दूरी को आधी कर दी जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल कितना गुना हो जाएगा, 16 गुना बढ़ जाएगा। अब देखिए साथियों, हम लोग पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स और गुरुत्वीय बल, दोनों में डिफरेंस क्या है ये पढ़ेंगे। देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है किसी भी दो पिंड के बीच लगता है, कोई भी दो पिंड हो या अर्थ हो या दो सिर्फ पिंड ही हो अलग अलग, उसके बीच लगता है। और इसका वैल्यू तो क्या पढ़ा है, g m1 m2 बाय क्या हो गया आर स्क्वायर। लेकिन जो गुरुत्व बल होता है, इसमें एक कोई पिंड होगा और दूसरा पिंड क्या होगा, हमारा पृथ्वी होगा। इसमें ऐसा फिक्स नहीं है कि पृथ्वी होना चाहिए। तो गुरुत्वाकर्षण बल और
गुरुत्व बल दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। यह बल किसी भी दो पिंड के बीच लगता है, लेकिन यह बल जो होता है दो पिंड के बीच लगता है, जिसमें से एक पिंड क्या होना चाहिए, पृथ्वी होना चाहिए, और एक दूसरा कोई पिंड होना चाहिए। अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे कैपिटल जी तथा स्मॉल जी के बीच संबंध। कैपिटल जी क्या है आपका, ये आपका गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियतांक है। स्मॉल जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है। देखिए दोनों का वैल्यू क्या है, फिक्स है। कैपिटल जी का वैल्यू कितना होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, और स्मॉल जी का वैल्यू कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये गुरुत्वीय त्वरण है, ये त्वरण है, और ये क्या आपका एक नियतांक है। दोनों में रिलेशन क्या होगा, देखिए जैसे कोई पिंड है, अर्थ है एक मेरा, एक कोई पिंड है, तो इसका द्रव्यमान मान लीजिए कैपिटल एम है, इसका द्रव्यमान स्मॉल एम है, तो दोनों के बीच बल F इक्वल टू कितना लगेगा, जी m1 इंटू m1 हो गया कैपिटल एम, और ये हो गया स्मॉल एम, बाय क्या हो गया आर स्क्वायर, ठीक, और ये आर, दोनों के बीच का डिस्टेंस हो गया। और एक बल जो ये कोई पिंड है, पिंड को, ये कोई पिंड है, पिंड को अर्थ अपनी तरफ जिस बल से खींचता है इसको हम कहते हैं गुरुत्व बल। तो गुरुत्व बल क्या होता है mg। देखिए दोनों तो बल ही है, दोनों को अगर इक्वेट करेंगे हम लोग तो क्या आ जाएगा, ये बल को इक्वेट करते हैं तो जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर स्क्वायर, इधर क्या आ गया mg, ये एम कट गया तो स्मॉल जी इक्वल टू क्या आ गया कैपिटल जी एम बाय आर स्क्वायर। यदि इसके सरफेस पर है तो ये क्या हो जाएगा, ये स्मॉल आर को आप कैपिटल आर भी लिख सकते हैं, जहाँ कैपिटल आर क्या हो गया पृथ्वी की त्रिज्या। याद रखिएगा स्मॉल जी इक्वल टू होता है जी एम बाय आर स्क्वायर, ये दोनों में क्या होगा रिलेशन कैपिटल जी। और हम देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज की चर्चा करेंगे जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्या देखिए अगर निर्वात का मतलब क्या होगा, जहाँ पे कुछ भी नहीं हो, मीन्स एयर भी नहीं हो। निर्वात में यदि दो वस्तु को गिराएंगे, देखिए ये है भारी और ये क्या है हल्का, दोनों को गिराएंगे तो दोनों सेम टाइम में धरती पर पहुंचेगा। निर्वात में यदि हवा में यदि दोनों को गिराते हैं, हवा में एक बड़ा वस्तु है, एक छोटा वस्तु है, ये आपका भारी है, ये क्या है हल्का है, अगर गिराएंगे तो क्या हम लोग पढ़ेंगे स्मॉल जी के मान में परिवर्तन। जैसे कैपिटल जी का मान सभी जगह समान रहेगा कहीं पर भी, लेकिन स्मॉल जी का मान क्या होता है बदलते रहता है। डिफरेंट प्लेस द स्मॉल जी इज डिफरेंट। जैसे देखिए अगर हम क्या करेंगे, ये अर्थ है और अर्थ के सरफेस से हम h ऊंचाई ऊपर चल जाएं, अर्थ के सरफेस से h ऊंचाई ऊपर, अर्थ के सरफेस से जैसे ग्रेविटी जी है, एक्सप्रेशन ग्रेविटी जी है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ मान लेते हैं जी डैश, तो यहाँ पर ये वैल्यू चेंज कर जाता है, या तो अर्थ के सरफेस से धरती के सतह से ऊपर जाए या नीचे जाए, तो कितना चेंज होता है वो हम जानेंगे। देखिए वो जो चीज चेंज होता है h हाइट पर जो ग्रेविटी होगा उसको जी एच लिख देते हैं, जी एच इक्वल टू होता है जी इंटू 1 माइनस 2h बाय आर। ये हो गया आपका क्या कि h ऊंचाई पर, इसमें केस 1 कर सकते हैं, पृथ्वी के सतह से h ऊंचाई पर, पृथ्वी के सतह से h ऊंचाई पर g, ये हो गया। अब वही पूछा गया केस 2, पृथ्वी की सतह से h गहराई पर, डी गहराई कर देते हैं, डी गहराई पर। जैसे ये पृथ्वी है और पृथ्वी के सतह से मान लीजिए कि ये पृथ्वी है, ये इसका सेंटर है, और इससे डी गहराई नीचे आ गई, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर तो जी था, यहाँ मान लेते हैं जी डी। अब देखिए पृथ्वी से डी गहराई पर जो गुरुत्वीय त्वरण होता है जी डी इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस डी बाय आर जाता है, जहाँ डी हो गया आपका पृथ्वी के सतह से गहराई और आर हो गया पृथ्वी की त्रिज्या, आर यहाँ से यहाँ तक हो गया सेंटर तक, इसमें भी आर क्या हो गया इसका त्रिज्या हो गया। ये याद रखिएगा h ऊंचाई पर इतना होता है और डी गहराई पर इतना होता है। देखिए हम लोग पढ़ाएंगे कि पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण स्मॉल जी के मान में क्या परिवर्तन होता है। जैसे कि देखिए केस 3 हो गया, पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण, जैसे पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रहा है उसके कारण जी के मान में क्या परिवर्तन होगा। जैसे मान लीजिए पहले इस पॉइंट पर था, इस पॉइंट पर ये क्या कर रहा है लेम्डा एंगल बना रहा है, तो कभी यहाँ आएगा तो लेम्डा चेंज हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा तो लेम्डा 90 हो जाएगा, यही घूमते घूमते यहाँ आ जाएगा तो लेम्डा 0 हो जाएगा। तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण जो गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन होता है जी डैश, होता है जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लेम्डा। ओमेगा हो गया इसका कोणीय वेग, जिस वेग से ये घूम रहा है। अब देखिए जैसे घूमते घूमते यहाँ आ गया तो इस पॉइंट को हम ध्रुव कहते हैं, तो ध्रुव पर कितना होगा, देखिए ध्रुव पर जो हो जाता है वो लेम्डा हो जाएगा कितना, जो घूम के यहाँ आ गया तो ये देखिए 90 बना लेगा,
लेमडा 90 डिग्री। अब इसमें लेमडा 90 कर दीजिएगा तो जी ध्रुव पर जो जी का मान आएगा जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर और कॉस स्क्वायर लेमडा, तो लेमडा का वैल्यू क्या देंगे 90, कॉस 90 क्या होता है 0 होता है, तो जी डैश का वैल्यू हो गया जी माइनस, ये तो पूरा 0 बन गया, तो जी डैश किसके बराबर हो गया जी के। याद रखिएगा ध्रुव, ध्रुव को हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में पोल कहते हैं, तो इसको आप पोल पी भी लिख सकते हैं, पी से नोट कर दीजिए। ध्रुव पर जो होता है ध्रुव को हम लोग क्या कहते हैं पोल, लेमडा 0, तो जी पी जो होता है जी के बराबर, जितना उसका सरफेस होगा उतना ही ध्रुव होगा। लेकिन यही पूछते विषुवत रेखा पर, विषुवत रेखा पर जिसको हम कहते हैं एट इक्वेटर, विषुवत रेखा को इंग्लिश में इक्वेटर कहते हैं। इक्वेटर पे देखिए घूमते घूमते जब आएगा तो लेमडा 0 हो जाएगा, तो जी डैश इक्वल टू हम लोग क्या कहेंगे जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लेमडा। अब देखिए जी डैश इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लेमडा, लेमडा देंगे 0, कॉस 0 1 होता है, जी डैश इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर होगा। तो यहाँ देखिए क्या हो गया कि जी में ये बात घट रहा है, मीन्स क्या हो गया इसका वैल्यू और कम हो गया। यदि आपको पूछा जाए कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है आपका गुरुत्व त्वरण का वैल्यू, क्या मानिएगा यहाँ पर कि यहाँ पर, तो ध्रुव पर, विषुवत रेखा और ध्रुव में कहाँ ज़्यादा होता है ध्रुव पर। ये आपका 2018 के आरआरबी एलपी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, आरआरबी एलपी के सीबीटी 2 में। देखिए यदि आपको पूछ दे कि गुरुत्व त्वरण का मान पृथ्वी के केंद्र पर कितना होता है, तो पृथ्वी के केंद्र पर कितना होगा, देखिए हम लोग बताए हैं कि जैसे पृथ्वी है और पृथ्वी का ये हो गया केंद्र, ये इसका हो गया रेडियस। अब देखिए पृथ्वी के केंद्र पर कितना होगा, जैसे कि हम बताएं कि जब पृथ्वी की सतह से डी डेप्थ पर आते हैं, डी गहराई पर, तो गुरुत्व त्वरण जी डी इक्वल टू किसे क्या बताए थे जी इंटू 1 माइनस डी बाई आर। अब देखिए ये हम डी जो है डी यहाँ पर यहाँ तक था दूरी, अब ये बढ़ाते बढ़ाते यहाँ पहुँच गए, तो डी किसके बराबर हो गया इसके आर के। अब देखिए जी डी इक्वल टू क्या आ जाएगा जी 1 माइनस, जहाँ डी है वहाँ आर कर देंगे, आर बाय आर, ये कट कर 1 आ गया, तो जी डी इक्वल टू क्या हो गया जी इंटू 1 माइनस 1, तो जी डी इक्वल टू हो गया जी 1 1 हो गया 0, मीन्स 0 हो जाएगा। मीन्स यदि पूछा जाए कि पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्व त्वरण का मान कितना होता है, तो याद रखिएगा 0। ये भी ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है। और सबसे मैक्सिमम सबसे ज़्यादा गुरुत्व त्वरण कहाँ होता है, तो ध्रुव पर, याद रखिएगा। और विषुवत रेखा कितना होता है वो तो आपको बताएं। अब देखिए द्रव्यमान और भार में हम लोग अंतर पढ़ाएंगे। द्रव्यमान और भार में अंतर क्या है, देखिए द्रव्यमान का मान क्या होता है सभी जगह समान होता है। जैसे यदि कोई वस्तु यहाँ पर 5 kg है तो क्या होगा कि कहीं भी ले जाइए चंद्रमा पर, मंगल पर, सभी वहाँ भी 5 kg होगा। लेकिन भार क्या है, ये अलग चीज़ है। भार जो होता है किसी वस्तु का W, भार W इक्वल टू mg होता है। तो भार जो होता है वो m के साथ साथ g के मान पर भी निर्भर करता है। m तो वही रहता है, m नहीं बदलता है, लेकिन g का मान क्या होता है सभी जगह बदलता है। और g के मान बदलने के कारण ही उस वस्तु का भार भी क्या होता है बदल जाता है। जैसे हम लोग कहते हैं कि यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान जो है किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर है 60 न्यूटन, तो चंद्रमा पर क्या होगा, तो चंद्रमा पर 6 गुना क्या होता है 6 टाइम्स कम हो जाता है, तो 1/6 हो जाता है। तो क्यों, क्योंकि वहाँ जी उसका हो गया चंद्रमा पर 1/6, इसी कारण m वही रहा, ये चीज नहीं होता है। दूसरा देखिए इसका जो द्रव्यमान का ऐसा मात्रा क्या है kg है, लेकिन इसका ऐसा मात्रा क्या होगा, देखिए m का kg या g का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या इसी को न्यूटन भी कहते हैं। ये इसका क्या हो गया मात्रक, ये क्या हो गया इसका मात्रक। और याद रखिएगा तीसरा, यह अदिश राशि है। क्या है, द्रव्यमान एक अदिश राशि है। और यह क्या है, तीसरा सदिश राशि है, क्योंकि ये एक प्रकार का भार एक प्रकार का बल है, और बल क्या होता है एक सदिश राशि। जैसे हम बता रहे थे गुरुत्व त्वरण का मान अलग अलग जगह पर क्या होता है अलग अलग होता है, तो याद रखेंगे कि गुरुत्व त्वरण का मान जो होता है, गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है चंद्रमा की सतह पर 1/6 गुना होता है। याद रखिएगा, इस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। पृथ्वी की सतह पर क्या होता है, ये जैसे अगर पृथ्वी पर जी है तो चंद्रमा पर क्या हो जाएगा g/6, चंद्रमा की सतह पर मीन जी मून पर जो जी मान होगा वो g/6 होगा। और इसी के चेंज होने के कारण भार भी क्या होता है वस्तु का चेंज, क्योंकि भार हम लोग W इक्वल टू क्या जानते हैं mg। अब देखिए जी तो पृथ्वी पर mg है, पृथ्वी को अर्थ कहते हैं, तो मून पर क्या होगा, तो मून पर होगा m तो वही रहेगा, लेकिन g के जगह पर क्या हो जाएगा g/6, मीन्स पृथ्वी के भार का 1/6 होना क्या हो गया है कम हो गया। ये याद रखिएगा, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाए। तो आपका कह रहा है क्या प्लाइन लेग,
देखिए फ्लाइंग वेग क्या होता है कि वह वेग जिस वेग से किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह से ऊपर फेंका जाए और वह पुनः पृथ्वी की सतह पर वापस नहीं आए, उस वेग को हम क्या कहते हैं? फ्लाइंग वेग। और फ्लाइंग वेग का जो फॉर्मूला होता है आपका याद रखिएगा, वी इक्वल टू ई मतलब स्केप वेलोसिटी, ये होता है 2gm/r। अब देखिए इसमें gm का वैल्यू रख देंगे, हम रिलेशन जानते हैं स्मॉल g इक्वल टू gm/r² होता है। अब यहाँ से gm इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरा? gr²। इस वैल्यू को अगर यहाँ रख देंगे तो v इक्वल टू क्या आ जाएगा? √100 gr²। gm यहाँ पर क्या लिख दिए? gr²/r। एक r एक आठ कट गया तो v इक्वल टू क्या हो गया? √100 2gr। तो याद रखिएगा इसके वेलोसिटी का फॉर्मूला ये भी हो गया और ये भी, दोनों हो गया। और जब हम क्या करते हैं कि पृथ्वी का के स्तर पर g का मान और r का मान, पृथ्वी का जो g होता है कितना होता है? 9.8 और r कितना होता है? 6400 किलोमीटर। ये पृथ्वी की त्रिज्या है। दोनों वैल्यू को पुट करते हैं तो ये अप्रॉक्स आता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। मीन्स पृथ्वी के सतह पर फ्लाइंग वेग का मान कितना होता है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ये वैल्यू को आप क्या कीजिएगा? याद रखिए। हम लोग पढ़ेंगे कक्षीय वेग। कक्षीय वेग क्या होता है कि देखिए जितने भी ग्रह हैं सभी ग्रह क्या करते हैं? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो क्या होता है? कक्षीय वेग हो गया कि कोई भी ग्रह सूर्य के चारों ओर जिस वेग से चक्कर लगाते हैं, जैसे ये देखिए सन है, ये मेरा अर्थ है, अर्थ भी घूम रहा है और भी जितने भी ग्रह हैं सभी घूम रहा है। तो जिस वेग से ये घूम रहा है और वह वेग क्या हो गया? उस ग्रह का कक्षीय वेग हो गया। और कक्षीय वेग का जो फॉर्मूला आता है ऑर्बिटल वेलोसिटी vo इक्वल टू किसी का याद रखिएगा फॉर्मूला √100 gm/r होता है। और उसी प्रकार ऑर्बिटल वेलोसिटी की तरह ही, इसके वेलोसिटी की तरह ही gm का वैल्यू क्या रख देंगे? gr²। कहाँ से? देखिए स्मॉल g इक्वल टू क्या होता है? gm/r²। तो यहाँ से gm इक्वल टू क्या आ जाएगा? gr² रख देंगे। ये एक r है, एक r कट गया तो vo इक्वल टू क्या आ गया? सिर्फ gr। और इसका जब g और r का वैल्यू आप रखते हैं तो अप्रॉक्स में कितना आता है? 8 किलोमीटर पर सेकेंड। तो पृथ्वी का जो कक्षीय वेग होता है याद रखिएगा 8 किलोमीटर पर सेकेंड। लेकिन फ्लाइंग वेग पूछा जाए तो वो कितना होता है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे कि रिलेशन दोनों में क्या होता है। क्या? एक कक्षीय वेग है, एक फ्लाइंग वेग है। तो देखिए कक्षीय वेग जो पढ़ाए थे, कक्षीय वेग vo इक्वल टू √100 कितना आ गया? gr। और ये हो गया कक्षीय वेग और ऑर्बिटल वेलोसिटी। और जो फ्लाइंग वेग पढ़ाए थे, फ्लाइंग वेग v इक्वल टू क्या होता था? √100 2gr। दोनों रिलेशन क्या? दोनों को डिवाइड कर देंगे। ये देखिए इसमें इसको डिवाइड करेंगे तो ve/vo इक्वल टू v हो गया √100 2gr, vo हो गया √100 gr। अब ये दोनों के यदि रूट चढ़ा देंगे gr कट जाएगा तो ve/vo इक्वल टू सिर्फ √2 आएगा, क्रॉस कर देंगे v इक्वल टू क्या हो गया? √2 इंटू vo। मीन्स क्या हुआ कि जो फ्लाइंग वेग होता है इसके वेलोसिटी कक्षीय वेग का कितना गुना होता है? √2 गुना होता है। ये भी देखिए ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन दे देता है। अब देखिए अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। अगला टॉपिक आपका है ग्रहों के लिए केपलर का नियम। ग्रहों के लिए केपलर ने 3 नियम दिए थे। पहला नियम है कक्षा का नियम। कक्षा का नियम क्या कहता है कि कोई भी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं जिसका फोकस कहाँ होता है? सूर्य पर। दीर्घवृत्ताकार ये हो गया अंडा के आकार का, और इसका फोकस कहाँ रहता है? सूर्य जो होता है उसके फोकस पर होता है। उसके बाद दूसरा है क्षेत्र का नियम या क्षेत्रफल का भी नियम कहते हैं। कोई भी ग्रह अगर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है तो वह समान समय में समान क्षेत्रफल लगाएगा। जैसे मान लिया अगर ये इतना क्षेत्रफल तय किया टी टाइम में, तो अगले टी टाइम में भी वो क्या करेगा? उतना ही क्षेत्रफल तय करेगा। और तीसरा जो है परिक्रमण काल का नियम। परिक्रमण काल का नियम क्या कहता है कि इस नियम के अनुसार परिक्रमण काल टी का वर्ग सूर्य से माप दूरी के घन के क्या होता है? समानुपाती। दैट मीन्स t² समानुपाती क्या होगा? 8। अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे लिफ्ट की गति, मोशन ऑफ लिफ्ट। देखिए मोशन ऑफ लिफ्ट क्या होता है? जैसे इसमें देखिए अलग अलग केस पढ़ेंगे। केस 1 है कि लिफ्ट यदि कहाँ जा रहा हो? ऊपर जा रहा हो, लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रहा हो, ऊपर की तरफ जा रहा हो। देखिए ऊपर की तरफ लिफ्ट जाएगा तो उस केस में जो लिफ्ट में सवार व्यक्ति का भार हो जाएगा W इक्वल टू m और g+a, याद रखिएगा। वही केस 2 यदि नीचे आ रहा हो, क्या हो? लिफ्ट नीचे की तरफ आ रहा हो, इस केस में जो लिफ्ट में सवार व्यक्ति का भार हो जाता है m g-a। अब देखिए केस 3 हो जाएगा कि
लिफ्ट एक समान वेग से या तो ऊपर जा रहा हो या एक समान वेग से नीचे आ रहा हो। इसमें देखिए हो जाएगा दोनों केस, लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे आ रहा हो। तो देखिए जब एक समान वेग से कोई वस्तु गति करता है तो उसका त्वरण का मान क्या आता है, 0। तो उस केस में देखिए ऊपर जाएगा तो ये फॉर्मूला, नीचे आएगा तो ये फॉर्मूला। यदि दोनों में ये 0 हो जाए तो W=mg और प्लस ए है, प्लस ए या माइनस ए, अगर 0 जोड़े घटाएं तो सिर्फ mg ही बचेगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा, mg। और इसका एक लास्ट इंपॉर्टेंट केस है जिससे डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, चौथा केस। तो लिफ्ट का रस्सा क्या हो गया, टूट गया। जैसे लिफ्ट गति कर रहा था, बीच रास्ते में ही लिफ्ट का रस्सी क्या हो गया, टूट गया। लिफ्ट का रस्सा टूट गया। अब देखिए लिफ्ट का रस्सा जब टूट जाएगा तो वह पिंड जो गति करेगा उसका जो त्वरण होगा वो गुरुत्वीय त्वरण हो जाएगा, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण के कारण नीचे गिरने लगेगा। तो वहाँ ये हो जाएगा g के बराबर। और जब त्वरण करेगा, जब टूट जाएगा तो नीचे ही गिरेगा। तो नीचे के केस में ये फॉर्मूला होता है, उस जो उसमें जो व्यक्ति है उसका भार का फॉर्मूला W क्या होता है, mg-a। और यहाँ a हो जाएगा g, तो m इधर g और -1 जगह g देंगे, g गया 0 हो गया। तो उस लिफ्ट में सवार व्यक्ति का भार उस केस में क्या हो जाता है, 0। यदि लिफ्ट का रस्सा टूट जाता है तो लिफ्ट में सवार व्यक्ति का भार क्या होता है, 0। ये देखिए सारा इंपॉर्टेंट लिफ्ट से रिलेटेड है और इससे एक क्वेश्चन दिया ही जाता है। आज का वीडियो यहीं तक। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड से इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।